मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं DSSB PGT हिंदी फीमेल का प्रश्न पत्र। यह प्रश्न पत्र 2018 का है, जो कि 24 जुलाई 2018 को हुआ। यह पेपर इवनिंग शिफ्ट का है, 2 से 5 बजे के बीच यह पेपर हुआ ऑनलाइन के माध्यम से। इस पेपर में कुल मिला के 300 प्रश्न हैं, जिसमें 100 प्रश्न जनरल पेपर के हैं और 200 प्रश्न हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न हैं। हम आज इन्हीं 200 नंबर के प्रश्नों पर बात करेंगे, यानी विषय से संबंधित प्रश्नों के ऊपर ही हम आज बात करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने DSSB के पुराने प्रश्न पत्र आपके लिए अपलोड कर रखे हैं। आप उन सभी प्रश्न पत्रों को अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए ज़रूर देखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं विषय से संबंधित प्रश्न पत्रों को। मित्रों, हम शुरू करते हैं DSSB PGT हिंदी फीमेल के इस प्रश्न पत्र को। इसमें कुछ प्रश्न बहुत ही छोटे शब्दों में लिखे गए हैं और थोड़ा अस्पष्ट हो सकते हैं, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही टैस के इन पदों को भी। यहाँ किसके पदों की तुलना आचार्य शुक्ल ने गीत गोविंद से की है? देखिए, 4 ऑप्शन होंगे हमारे पास। सही आंसर है विद्यापति। तो यह जो स्टेटमेंट था यह आचार्य शुक्ल का था, रामचंद्र शुक्ल का। सही आंसर है विद्यापति। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? आसान सा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो इसका सही आंसर। इस प्रश्न को हमने पिछले पेपर में भी काफ़ी डिस्कस किया था। इसकी रचना मानी जाती है 1343 ईस्वी में, जिसमें कुल मिला के 69 सर्ग हैं। 2500 पृष्ठों का यह महाकाव्य है और हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? सही आंसर है इसका विसलदेव रासो। यह प्रश्न भी हमने DSSB TGT हिंदी फीमेल मेल में देखा। तो देखिए, यह जो रासो साहित्य है, विसलदेव रासो इसके रचयिता हैं नरपति नाल्हा, और इसकी रचना 1212 ईस्वी में हुई। 125 इसमें छंद हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है, और विरह प्रधान रचना है ये। अगला प्रश्न। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? तो देखिए, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार सही आंसर होगा, जो नामकरण गलत है वह है रीतिकाल, बाकी अन्य सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? 4 ऑप्शन में से हिंदी साहित्य की आलोचना, यह पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। अन्य सभी पुस्तकें हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये रचनाएं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य की आलोचना, यह किस लेखक की रचना है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ते हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? 4 ऑप्शन हैं। रचनाओं का मौखिक उल्लेख, ये बिल्कुल सही आंसर है। यह हिंदी साहित्य लेखन का आधार नहीं हो सकता, बाकी अन्य शिलालेख हो सकते हैं। विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री हो सकती है। साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं हो सकती हैं। अल्लाह उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? सही आंसर है इसका परमाल रासो। यूनानी विद्वान हेरोडोटस ने इतिहास के 4 लक्षण निर्धारित किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उनमें से एक नहीं है? तो नहीं है पूछा है यहाँ पे, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। यह आदर्श मूलक विधा है, यह लक्षण नहीं है। बाकी सही हैं। इतिहास वैज्ञानिक विधा है, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। यह तर्क संगत विद्या है, अतः इसमें तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित हैं।
यह मानव जाति से संबंधित होने के कारण मानवीय विद्या है। जबकि फोर्थ ऑप्शन में आएगा अतीत के आलोक भविष्य पर प्रकाश डालता है। तो इसके स्थान पर सही होगा अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न, शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर भाव को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन किसका है? सही आंसर है इसका डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त स्टेटमेंट है। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि डैश, 4 ऑप्शन देखिए, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। तीसरा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचना की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? सही आंसर होगा इसका रामचंद्र शुक्ल। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर है इसका इस्तवारदला लिटरेतुर एंदवई हिंदुस्तान। इसके लेखक थे गर्सा द तासी, जो कि फ्रेंच राइटर थे, और यह हिंदी की पहली रचना मानी जाती है हिंदी साहित्य के इतिहास की। इसकी रचना हुई थी 1839 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? सही आंसर है इसका हिंदी साहित्य का विकास। देसिल बयना सब जन मिठा किस भाषा की काव्य पंक्ति है? सही आंसर है देशी भाषा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? 4 ऑप्शन हमें देखने होंगे। सही आंसर है स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। दूसरा ऑप्शन सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ? सही आंसर है 1929 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया 1929 में प्रकाशित हुआ। काफ़ी फेमस किताब है, उसी से बहुत सारे स्टेटमेंट हम यहाँ देखेंगे अनेक प्रश्नों में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो देखिए, इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है स्वयंभू को। चौथा ऑप्शन सही होगा। एक स्टेटमेंट है आदिकाल से रिलेटेड। यह किसकी काव्य पंक्ति है? सही आंसर है इसका सरहप्पा या सरहप्पाद। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो नाथ साहित्य गोरखनाथ से संबंधित है। सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? देखिए, चारों ऑप्शन। उनके राम वैष्णवों के राम ही हैं, बिल्कुल गलत है। उनके राम निराकारी हैं, उनका कोई आकार नहीं है। बाकी अन्य सभी सही हैं। उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया, उन्होंने कर्मकांड को प्रधानता देने वालों को खरी खरी सुनाई, राम रहीम की एकता का उपदेश दिया, लेकिन उन्होंने राम को निराकार माना है, यानी ईश्वर को निराकार माना है, यानी उनके राम वैष्णवों के राम नहीं है। तो यह कथन उचित नहीं है, इसलिए पहला आंसर सही होगा। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह स्टेटमेंट किसका है? तो बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल का ही यह स्टेटमेंट हो सकता है। सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। ये उन्होंने भक्ति काल से संबंधित स्टेटमेंट दिया है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? मेरे राम नाम का मर्म कुछ और ही है। दूसरा ऑप्शन सही होगा।
साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो सही आंसर है इसका पहला ऑप्शन। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं रामचरितमानस के। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो देखिए इसके 7 कांड हैं। सबसे पहला कांड आता है इसका बाल कांड, दूसरा आता है इसका अयोध्या कांड, उसके बाद यहाँ पे तीसरा कांड आएगा अरण्य कांड, फोर्थ पे आएगा किष्किंधा कांड, फिफ्थ में आता है सुंदर कांड, छठे नंबर पर लंका कांड और आखिर में 7वें नंबर पे आता है उत्तर कांड। तो इस तरह से रामचरितमानस में 7 कांड हैं और इसकी रचना 1574 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या में स्टार्ट किया लिखना, और इसको लिखने में 2 वर्ष 7 माह का समय लगा। तो यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, इसे आपको ध्यान देना है। देखते हैं अगला प्रश्न। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। यह पंक्ति है तुलसीदास की, जो कि उनके कवितावली से ली गई है। अगला प्रश्न। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यह किसकी काव्य पंक्ति है? तो सही आंसर है इसका रैदास। रैदास जो कि संत काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जैसी की नहीं है? ये प्रश्न हमने कल भी देखा था टीजीटी हिंदी मेल में। तो तीनों पुस्तकें तो जैसी की हैं, लेकिन मृगावती जैसी की नहीं है। मृगावती है कुतुबन की। रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा? अभी अभी हमने इस प्रश्न पर डिस्कस किया और देखिए हमें प्रश्न मिल ही गया, और इसका आंसर होगा 2 वर्ष 7 महीने। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। शंकराचार्य ने किस दार्शनिक मत का निरूपण किया? तो सही आंसर है अद्वैतवाद। पद्मावत की रचना शैली क्या है? तो मसनवी शैली में लिखी गई है पद्मावत, फारसी की मसनवी शैली में। कबीर के अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा नया तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? बहुत सारी चीज़ें कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में नाथ पंथ से ही लिया, लेकिन यहाँ पे ऐसी एक लाइन है जो नाथ पंथ में भी नहीं थी। तो सही आंसर है भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। यह नाथ पंथ में नहीं था, बाकी सब ये नाथ पंथ में थे, यानी नाथ साहित्य में भी थे। निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? तो सही आंसर है मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व। निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? देखिए नानक की रचना रहीरास, अस्तिवार, ग्रंथ साहिब, लेकिन सिद्धांत पंच मात्रा यह नानक की रचना नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। सिद्धांत पंच मात्रा यह जो रचना है यह रामानंद के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न। यहाँ पे एक दोहा दिया गया है, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो देखिए दोहा छंद है यहाँ पे। सही आंसर है दोहा छंद, और छंद भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ? सही आंसर है अहमदाबाद। गीतावली की भाषा क्या है? गीतावली की भाषा है ब्रज भाषा, जो कि तुलसीदास जी ने सूरदास से प्रभावित होकर लिखी थी। मोहिका हंसे सिकी कोह रही, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। माना जाता है कि जयसी अंधे थे, मलिक मोहम्मद जयसी, तो एक बार शेरशाह सूरी उनको देखकर हंसे थे, तो यह लाइन जयसी ने कही है, मोही का हंसेसी की कोह रही,
यानी मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। तो सही आंसर है 4th ऑप्शन। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रास मग्न किया? तो सही आंसर है वल्लभाचार्य, जिन्होंने पुष्टि मार्ग को चलाया और अष्टछाप के कवि उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। वल्लभाचार्य और विट्ठल नाथ के शिष्य अष्टछाप के कवि कहलाए, जो कृष्ण भक्ति से संबंधित रचनाएं लिखते थे। तो सही आंसर है पहला ऑप्शन। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? सही आंसर है सुंदर कांड में। वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत क्या है? तो उनका दार्शनिक मत है शुद्ध अद्वैतवाद। 4th ऑप्शन सही होगा। ये वाद भी पूछे जाते हैं, इनको आपको याद करना होगा। वर व नायिका भेद किसकी रचना है? रहीम इसका सही आंसर होगा। ये प्रश्न हमने कल भी देखा था टीजीटी फीमेल के प्रश्न पत्र में। रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं? तो रीति काव्य में जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई है। तो पूरे रीतिकाल में जो रचनाएं हैं वो नियमों के अनुसार ही की गई है। जो रीतिबद्ध कवि हैं, रीति सिद्ध या रीति मुक्त, उन्होंने सभी ने नियमों के अनुसार ही रचना की है। रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर है इसका नंददास। यह नंददास की बहुत फेमस रचना है। इसी रचना की वजह से नंददास के लिए कहा गया है और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। तो यह लाइन भी आ जाती है कि किसके लिए कही जाती है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। और यह रचना उन्होंने रोला छंद में लिखी है। पूछा जाता है रास पंचाध्यायी कौन से छंद में लिखी गई है? रोला छंद में नंददास के द्वारा लिखी गई रचना है। तो यहाँ पे सही आंसर है नंददास। भाषा भूषण के रचयिता कौन है? जसवंत सिंह। गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूर सागर के किस अंश में मिलता है? सही आंसर है इसका भ्रमर गीत में। दूसरा ऑप्शन सही है। रसिक प्रिया के रचनाकार हैं केशव दास। सही आंसर है इसका तीसरा ऑप्शन। रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है? सिंगारिता रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्ति है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे लाइनें दी गई हैं और इसमें भाषा पूछी गई है। कौन सी भाषा है ये? सही आंसर है ब्रज भाषा। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर किसके दोहों के लिए कहा गया है? सही आंसर है बिहारी। निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं? सही आंसर है इसका देव। काव्य निर्णय की रचना किसने की? भिखारी दास इसके राइटर हैं। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का ही है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तुलसीदास के लिए लिखी गई लाइन है भक्तिकाल से संबंधित। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवयित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? तो दक्षिण भारत की यहाँ बात हो रही है। तो सही आंसर है इसका आंदाल। फर्स्ट ऑप्शन काफ़ी छोटे शब्दों में लिखा गया है। वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा? सही आंसर है इसका क्योंकि भक्ति की और जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। तो देखिए हमने अभी डिस्कस भी किया था, उन्होंने पुष्टि मार्ग को चलाया, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड प्रश्न भी आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप में शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन में से सही आंसर है नाभादास। नाभादास राम भक्त शाखा के अंतर्गत आने वाले लेखक हैं। बाकी अन्य अष्टछाप के कवि हैं
अष्टछाप यानी 8 कवि जिन्होंने कृष्ण से संबंधित रचनाएं की थी। और ये 8 कवि दोनों ही 4-4 कवि ग्रुप था, जिसमें से 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य गोस्वामी विट्ठल नाथ के थे। तो इन कवियों को अष्टछाप कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कवि वीर रस की कविता के लिए जाने जाते हैं? सही आंसर है भूषण। रीतिकाल में भूषण ऐसे कवि थे जो वीर रस की कविताएं लिखते थे। सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? सही आंसर है इसका साहित्य लहरी। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? सही आंसर है पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं अकुसूल। यह किसकी रचना है? सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। रहिए लटपट काट दिन बरु घामहि में सोए, छाह न बाकी बैठिए जो तरु पात्रो होए। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो सही आंसर है कुंडलिया। दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो छंदों को भी आपको पढ़ना होगा, मात्राओं को ध्यान रखना होगा। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? सही आंसर है इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह पत्रिका उन्होंने 1868 ईस्वी में काशी से प्रकाशित की थी। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड हिंदी का पहला पत्र है, जिसे जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से प्रकाशित किया। 1826 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ। तो यह हिंदी का पहला पत्र माना जाता है। पिछले पेपर में भी हमने इस प्रश्न को देखा था। निम्नलिखित में से कौन से लेखक तिलिस्मी एरी उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते हैं? सही आंसर है इसका देवकी नंदन खत्री, जिनका फेमस उपन्यास है चंद्रकांता या बहुत सारे उपन्यास, जिसमें उन्होंने तिलिस्मी एरी के स्टाइल में उपन्यास लिखे हैं। अगला प्रश्न देखिए, फिर से कुछ पंक्तियां हैं और यहाँ पे छंद पूछे गए हैं। तो सही आंसर है इसका सवैया। यह घनानंद का है लाइन और उन्होंने सवैया में लिखा है। अगला प्रश्न, परीक्षा गुरु किसने लिखा है? तो लाला श्रीनिवास दास इसके लेखक हैं। हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। 1882 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो सही आंसर है 1800 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन सही होगा। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और हिंदी की व्याकरण की शुद्धता, भाषा को स्वच्छ किया। बहुत सारे लेखक उस पत्रिका में अपनी रचनाओं को छापते थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी उनकी रचनाओं की अशुद्धता को हटा करके उन्हें सही करते थे। तो इसलिए सही आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सही आंसर है सदल मिश्र। ये रचना आधुनिक खड़ी बोली की मानी जाती है। तो सही आंसर है सदल मिश्र। निम्नलिखित में से क्या रीति मुक्त कविता की विशेषता नहीं है? तो चारों ऑप्शन देखिए। सही आंसर है प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण उनकी उल्लेखनीय विशेषता है। यह रीति मुक्त कविता की विशेषता नहीं है। उन्होंने प्राचीन परंपरा का अनुसरण नहीं किया। बाकी अन्य सभी सही स्टेटमेंट हैं। रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रदान है। इनके प्रेम में उदात्तता है। रीतिबद्ध कवियों जैसे इंद्रिय वासना नहीं। इस तरह के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति की आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं। सही आंसर है राम प्रसाद निरंजनी। ये भी आरंभिक खड़ी बोली की रचनाओं में मानी जाती है। इन सभी रचनाओं का रचनाकाल 1800 ईस्वी के आसपास माना जाता है। शकुंतला नाटक किसने लिखा? सही आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? नहुस। यह नाटक भारतेंदु का नहीं है। नहुस नाटक
गिरिधर दास का था, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। बाकी अन्य रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। ईश्वर मर गया, यह घोषणा किसने की? तो सही आंसर है नीत्शे। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदवादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो देखिए चार ऑप्शन में से यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, यह सही नहीं है। बाकी स्टेटमेंट स्वच्छंदवादी साहित्य की सही है। यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है, अभिव्यंजना और यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त, जो कि उन्होंने 1912 ईस्वी में लिखी थी। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? इंशा अल्लाह खां इसका सही आंसर है। ये भी आधुनिक खड़ी बोली की पहली रचनाओं में से है। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी, यह किसने कहा? सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने कहा? सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट ने ऐसे छोटे छोटे विषयों पर निबंध लिखे, आँख नाक कान, तो यह स्टेटमेंट उन्हीं का है। किस धारा का काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष के सतत आधुनिक समस्या व जूझने का प्रयास है? सही आंसर है छायावाद। थोड़ा सा अस्पष्ट है, असुविधा के लिए खेद है। संसद से सड़क तक किसने लिखा? सही आंसर है सुदामा पांडे धूमिल। कविता संग्रह। प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया जो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस कवि को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है शंभुनाथ सिंह। तीसरा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र नहीं है? तो इंदु माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र नहीं है। बाकी अन्य पत्रिकाएं प्रभा, प्रताप और कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित की गई, किंतु इंदु का संपादन 1908 ईस्वी में बनारस से हुआ, काशी से हुआ, और इसका संपादन अंबिका प्रसाद गुप्त और जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो सही आंसर है धर्मवीर भारती। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं हैं? तो देखिए तार सप्तक के कवि पूछा है, यानी पहले तार सप्तक जो कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, तो सही आंसर है इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला पहले तार सप्तक के कवि नहीं थे, किसी भी तार सप्तक के कवि नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? तो सही आंसर है ब्रह्म राक्षस। बाकी अन्य रचनाएं सन्नाटा, गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, ये सभी भवानी प्रसाद की रचनाएं हैं, जबकि ब्रह्म राक्षस गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण निम्नलिखित में से सही नहीं है? समाज सापेक्षता, कछुआ धर्म, मारसी मोहि कुठाव नामक लेखों के रचयिता कौन है? सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई है, जबकि प्रयोगवाद में मध्य वर्गीय समाज के चित्रण को। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ? तो 1915 में इस कहानी का प्रकाशन हुआ था, और इसके राइटर थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो इंदुमती जयशंकर प्रसाद की नहीं है। इंदुमती कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की है, जो कि हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। बाकी अन्य रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। शिव शंभू का चिट्ठा किसने लिखा? सही आंसर है बाल मुकुंद गुप्त।
प्रगतिवाद का आरंभ कब से माना जाता है? तो 1936 से प्रगतिवाद का आरंभ माना जाता है 1943 ईस्वी तक, और फिर 1943 से प्रयोगवाद माना जाता है। प्रसाद जी ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है? तो सही आंसर है कामायनी। कामायनी महाकाव्य है, 1936 में रचा गया जयशंकर प्रसाद के द्वारा, जिसमें 15 सर्ग हैं। निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए? सही आंसर है साकेत। मैथिली शरण गुप्त ने इस रचना को लिखा 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है चित्रलेखा। भगवती चरण वर्मा इसके लेखक हैं और यह रचना 1934 ईस्वी में लिखी गई थी। निम्नलिखित में से क्या नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है? क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता, यह नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। सिंदूर की होली नाटक के रचयिता कौन है? सही आंसर है इसका लक्ष्मी नारायण मिश्र। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति के अनुसार रस निष्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से किसके सहयोग की आवश्यकता नहीं है? तो सही आंसर है इसका सुभाव। सुभाव रस का कोई अंग नहीं है। रस के अंगों में संचारी भाव, विभाव, अनुभाव आता है और फोर्थ आता है अस्थाई भाव। यानी रस के 4 अंग होते हैं और इसमें सबसे पहला आता है अस्थाई भाव और बाकी यहाँ पे दे रखे हैं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जबकि सुभाव गलत है। यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? तो यह है भाववाच्य। भाववाच्य में हमेशा क्रिया एकवचन रहती है, पुल्लिंग रहती है, इसलिए भाववाच्य है। साथ ही कुछ वाक्यों में नहीं या नकारात्मकता का भी पता चलता है, लेकिन भाववाच्य की पहचान है हमेशा क्रिया एकवचन पुल्लिंग में रहती है। रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। शब्दों अर्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद विधा, इसमें काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? सही आंसर है भामह। प्रयोग के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं? तो देखिए थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है। 8 भेद माने गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द नहीं है? तो ना यहाँ पे शब्द नहीं है। कृदंत और तद्धित किसके भेद हैं? तो ये प्रत्यय के भेद हैं। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, जो क्रिया से बनते हैं प्रत्यय उन्हें कृदंत कहते हैं, और जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है? तो देखिए अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें विकार नहीं होता, यानी जिनमें परिवर्तन नहीं होता। तो समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण ये सभी अविकारी हैं, लेकिन विशेषण यहाँ पे विकारी का एक भेद है। विशेषण में लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन होता है, इसलिए विकारी यहाँ पे विशेषण होगा। और विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये सब विकारी शब्द हैं। पंकज शब्द निम्नलिखित में से किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो पंकज का अर्थ है कमल, तो इसलिए यह आएगा योग रूढ़। यानी शब्द भी देखिए रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं। यहाँ पर पंकज का अर्थ है कमल, तो इसलिए यह किसी नए अर्थ को बता रहा है। अतिवृष्टि का उचित विलोम होगा अनावृष्टि, तीसरा ऑप्शन सही है। भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य के 3 भेद किए जाते हैं। इस दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक श्रव्य काव्य का भेद नहीं है? तो महाकाव्य श्रव्य काव्य के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी उपसर्ग लगा है? तो देखिए नी प्लस बंद, यहाँ पे नी उपसर्ग है, बाकी अन्य में नहीं है। बाकी अन्य में निर,
इसमें भी निर और इसमें निर, सब में निर उपसर्ग है लेकिन इसमें नि उपसर्ग है। पहला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से क्या मोर का एक पर्यायवाची नहीं है? तो मेदनी मोर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अन्य मयूर, केकी, कलापी यह मोर के पर्यायवाची हैं। धनी सर्वदा सुखी नहीं रहते, वाक्य में धनी क्या है? देखिए वाक्य में यहाँ पर धनी उद्देश्य है। वाक्य के यदि हम वाक्य को देखें तो वाक्य में उद्देश्य और विधेय होता है। तो उद्देश्य यहाँ पे धनी है और विधेय जो उद्देश्य की व्याख्या करे तो सर्वदा सुखी नहीं रहते, यह यहाँ पे विधेय होगा, धनी यहाँ पे उद्देश्य है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं का संबंध रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? मैं का होगा मेरा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पे संस्कृत की लाइनें हैं। मम्मट का यह प्रसिद्ध श्लोक काव्य की कौन सी विशेषता बताता है? तो सही आंसर है काव्य प्रयोजन, तीसरा ऑप्शन सही है। हिंदी संज्ञाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो संज्ञाएं लेखन में अकारांत है उनका उच्चारण व्यंजनांत ही होता है, पहला ऑप्शन सही होगा। आप चारों ऑप्शन को देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? देखिए क्रिया विशेषण का भेद नहीं है गुणवाचक। गुणवाचक यहाँ पे विशेषण का प्रकार है, भेद है, जबकि क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा, यानी क्रिया विशेषण का भेद गुणवाचक नहीं है। संकल्प में कौन सी संधि है? सम प्लस कल्प, तो यह है व्यंजन संधि, तीसरा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? तो देखिए अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, तो रूपक यहाँ पे अर्थालंकार है, बाकी शब्दालंकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? नेता क्षमा करें, स्वाधीन व्यक्ति, आत्महत्या के विरुद्ध, यह रघुवीर सहाय की रचनाएं हैं। जबकि कितनी शांति अज्ञेय की कविता है, अज्ञेय के द्वारा लिखी गई कविता, पहला ऑप्शन सही होगा। अति रिस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा, बेगी दिखाऊ मुड़ नत आजू, उल्टऊ मही जहाँ लगी तब राजू। तो यहाँ पे देखिए रोष की बात हो रही है, गुस्से की बात हो रही है, रस पूछा गया है तो यहाँ पे रौद्र रस होगा, जिसका स्थायी भाव क्रोध होता है। सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? तो सही आंसर है स्वर्ण किरण, पहला ऑप्शन सही होगा। यह रचना 1947 में छपी थी। देखिए यह लाइनें रामचरितमानस की हैं। को निरप हो हमई कहानी, चेर छाड़ी अब होब की रानी, तो यह किसके द्वारा कही गई हैं? तो यहाँ मंथरा के द्वारा कही गई हैं, यानी दासी कभी रानी नहीं हो सकती, चाहे राजा कोई भी हो। ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझा सकते। यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? तो देखिए 3 तरह की शब्द शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो यहाँ पर लक्षणा है, यानी यहाँ पे मुख्यार्थ बाधित हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लक्षणा होगा। सेंटेंस को पढ़िए। राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं, तो रावण राम के क्रोध का डैश है। रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित विकल्प चुने, तो राम यहाँ पे आलम्बन विभाव है, यानी रस का प्रश्न है, रस के अंग है। तो राम रावण को देख के गुस्सा कर रहे हैं, तो इसलिए आलम्बन विभाव हो गया। देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पे कुछ लाइनें हैं कविता की, अज्ञेय की कविता की लाइनें हैं, आपको इन्हें पहचानना है कि ये कौन सी कविता से ली गई है। तो सही आंसर है इसका कलगी बाजरे की,
फोर्थ ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद नहीं है? तो सही आंसर है इसका कुंडलिया। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह निराला की किस कविता की पंक्तियाँ हैं? तो सही आंसर है सरोज स्मृति, जो कि उन्होंने अपनी पुत्री के मृत्यु के दुख में लिखा। काफ़ी फेमस लाइनें हैं। महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। तो गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? तो सही आंसर है धनिया का। गोदान उपन्यास 1936 में लिखा गया, मुंशी प्रेमचंद का काफ़ी फेमस उपन्यास है। भरत मुनि ने 4 मूल रस माने हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके द्वारा मान्य मूल रस नहीं है? सही आंसर है अद्भुत रस। रस के 3 पक्ष होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प गलत है? पर पानक यहाँ गलत है। रस की स्थिति, रस का सहृदय द्वारा आस्वाद, रस की निष्पत्ति, ये रस के 3 पक्ष हैं। उत्पत्तिवाद निम्नलिखित में से किसका मत है? तो सही आंसर है भट्ट लोलट। यह रस सिद्धांत के अनुसार ये प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेंद्र का नहीं है? शेखर एक जीवनी जैनेंद्र का उपन्यास नहीं है, बाकी अन्य जैनेंद्र के उपन्यास हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है, जो कि उन्होंने 1941 को लिखा था। देखिए इस काव्य पंक्ति में राजपथ का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ये लाइनें हैं जो कि सूरसागर से ली गई हैं। तो राजपथ का प्रयोग भक्ति मार्ग के लिए किया गया है। छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है, इन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है यति। जहाँ पे रुकना पड़ता है उसे कहते हैं यति। प्रेमचंद की निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो सही आंसर है बूढ़ी काकी। हामिद प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? सही आंसर है ईदगाह। अब देखिए यहाँ पे फिर से कुछ लाइनें हैं। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुदुम्भी दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीनी। यह पंक्तियाँ किस गुण का उदाहरण है? सही आंसर है माधुर्य। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो सही आंसर है इसका पिंगल। पिंगल यानी अपभ्रंश और ब्रज भाषा का मिलाजुला रूप। जबकि डिंगल का मतलब अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा पिंगल है। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा। कार्यसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं शामिल किया जाता? 4 ऑप्शन देखिए। तो सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, बैठक में हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण। फोर्थ ऑप्शन सही है, बाकी आप अन्य ऑप्शन भी देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 343। काफ़ी आसान सा प्रश्न। मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन। पीत पत्रकारिता क्या है? सही आंसर है व्यक्तिपरक, चरित्र हनन तथा सनसनीखेज घटनाओं को महत्व देने वाली पत्रिका। पहला ऑप्शन सही होगा। प्रबोध 50 के रचनाकार कौन है? सही आंसर है पद्माकर भट्ट। संचार क्रिया के 3 प्रमुख तत्व हैं, वक्ता, श्रोता और संदेश। निम्नलिखित में से क्या एक समाचार एजेंसी नहीं है? तो 4 ऑप्शन में से यूनेस्को एक संचार एजेंसी नहीं है। यूनेस्को एक संस्था है, बाकी अन्य समाचार एजेंसियां हैं। निम्नलिखित में से क्या समाचार लेखन का एक भाग नहीं है? तो ध्वनि समाचार लेखन का एक भाग नहीं है। निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह कौन सा है? तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। निम्नलिखित में से क्या विज्ञापन का प्रमुख कार्य नहीं है? नकली वस्तुओं का प्रचलन करना, यह विज्ञापन का कार्य नहीं है। बाकी अन्य सभी कार्य विज्ञापन के हैं। वस्तुओं के उपयोग के ढंग के बारे में ग्राहकों को जानकारी देना, वस्तुओं की विद्यमान मांग को बनाए रखना,
ग्राहकों को वस्तुएं खरीदने हेतु प्रेरित करना। अगला प्रश्न, यह जो लाइन है यह किस पुस्तक की ओर संकेत कर रहे हैं? तो सही आंसर है पृथ्वीराज रासो। दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से क्या समाचार का आवश्यक तत्व नहीं है? समाचार का आवश्यक तत्व नहीं है मनोरंजकता, बाकी अन्य यथार्थता, स्पष्टता, उद्देश्यबद्धता ये समाचार के आवश्यक तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग समाचार पत्र से संबंधित नहीं है? तो विदेश विभाग समाचार पत्र से संबंधित नहीं है। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? प्रिय प्रवास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। आधुनिक हिंदी की पहली रचना जिसे महाकाव्य कहा गया। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह किस कवि ने कहा है? तो यह कहा है मैथिली शरण गुप्त ने, और यह उन्होंने साकेत रचना में कहा है जो कि 1931 में प्रकाशित हुई। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जायसी का नहीं है? तो देखिए चंदायन जायसी का नहीं है। चंदायन रचना मुल्ला दाऊद की है जो कि सूफी परंपरा की पहली रचना मानी जाती है चंदायन। बाकी अन्य रचनाएं जायसी की हैं। अब देखिए लाइन किसकी है? तो यह भूषण की लाइन है, रीतिकाल की कवि जो वीर रस में कविताएं लिखते थे। श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे हैं? तो सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है पेड़ की याद। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ोदरा के राज परिवार का वर्णन किया है? सही आंसर है विशस्य विषमौषधम। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अतीत के चलचित्र किस विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है? तो यह है रेखा चित्र जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नवगीत सप्तक के संपादक रहे हैं? तो सही आंसर है शंभुनाथ सिंह। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? सही आंसर है नरेंद्र शर्मा। अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? युद्ध और उसके बाद की समस्या। दूसरा ऑप्शन सही होगा। हरिवंश राय ने अपनी आत्मकथा कितने भागों में लिखी? तो उन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा है। संस्कृत के 4 अध्याय के रचयिता कौन है? तो सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। जी हजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। यह किसके द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं? सही आंसर है इसका भवानी प्रसाद मिश्र, और यह कविता गीत फरोश कविता से ली गई है। हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे माना जाता है? राहुल सामकृत्यायन को हिंदी साहित्य यात्रा साहित्य का जनक माना जाता है। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया? सही आंसर होगा पारिजात। फोर्थ ऑप्शन सही है। तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है? सांप्रदायिक वैमनस्य। इसके राइटर हैं भीष्म सहानी। निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? तो हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के तथा जिंदगी नामा की लेखिका कौन है? तो सही आंसर है इसका कृष्णा सोबती। तीसरा ऑप्शन है। रामविलास शर्मा किस विचारक के लेखक हैं? तो सही आंसर है जनवादी विचारक या मार्क्सवादी विचारक भी हम कह सकते हैं। दुखम सुखम की रचना किसने की? ममता कालिया। पहला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस रचना को प्रथम एकांकी होने का गौरव है? तो प्रथम एकांकी का गौरव है एक घूंट, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई 1929 ईस्वी में। एक घूंट को 1929 ईस्वी में लिखा गया और डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार यह एकांकी विधा की पहली रचना है। मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है? रुबाइयाँ। सही आंसर होगा
आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, जिसमें उन्होंने जीवनी लिखी है शरत चंद्र चटर्जी की, जो कि बांग्ला उपन्यासकार थे। तो इनकी उन्होंने जीवनी लिखी है आवारा मसीहा नाम से। महादेवी वर्मा की कौन सी कृति में स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है? तो सही आंसर है श्रृंखला की कड़ियाँ। अब देखिए यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रश्न है। शिक्षा के संबंध में शिक्षा आयोग ने अनुशंसा की है कि, चार ऑप्शन देखिए, आप सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। सभी प्रकार की शिक्षाओं को विश्वविद्यालयों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन सही होगा। स्वयं को समझने से एक व्यक्ति को उन्नति करने में किसमें द्वारा सहायता मिलती है? अपनी आकांक्षाओं को अवसरों में परिवर्तित करके, पहला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि भारतीय महिलाओं के लिए आदिम युग के रूप में जानी जाती है? सही आंसर है मध्ययुगीन काल। अल्प अवधि स्मृति को डैश भी कहा जाता है? सही आंसर होगा कार्यकारी स्मृति, फोर्थ ऑप्शन। नीचे एक कक्षा के 20 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए परीक्षाओं के अंक दिए हैं। दिए गए विकल्पों में से क्रमशः माध्य और मानक विचलन का चयन करें। तो देखिए साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है, तो सही आंसर होगा 20.85, 7.79। जो शिक्षक अनवरत अपने ज्ञान का उद्यतनीकरण करते हैं वे डैश कहलाते हैं? सही आंसर होगा उदार। उच्च छात्र शिक्षक अनुपात भागीदारी को और अंततः पर्यावरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सीमित करता है, इसे किसके द्वारा संबंधित किया जा सकता है? सही आंसर है छात्रों को आवर्तन में सम्मिलित करके, जिसमें सभी सम्मिलित हो सकें, दूसरा ऑप्शन सही होगा। मुद्रण अभिन्यास स्थिति में हम डैश प्रलेख देख सकते हैं क्योंकि यह मुद्रित पृष्ठ पर दिखाई देता है। आप चारों ऑप्शन को देखिए। टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न हैं, कैसे भी प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान में कंप्यूटर की तुलना मानक मस्तिष्क के साथ की जाती है क्योंकि यह डैश जैसी क्रियाएं निष्पादित करने में सक्षम है। सही आंसर है पुनर्स्मरण, गणना, मिलान, संबंध खोजना और पाठन, दूसरा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से क्या 100 का 1 का पूरक है? चार ऑप्शन में से 0, 11। विभेदित मूल्यांकनों के लिए प्रावधान डैश पर एक समावेशी अभ्यास है, तो सही आंसर होगा कक्षा स्तर, तीसरा ऑप्शन सही होगा। पाठों में संगीत और गीतों को सम्मिलित करने पर डैश विकसित हो सकती है? श्रवण संबंधी प्रशिक्षण शैलियाँ, दूसरा ऑप्शन सही होगा। एक शिशु में रूटिंग रिफ्लेक्टस कब दिखाई देता है? जन्म से 3 माह तक। शोध दावा करते हैं कि समावेशन का कार्यान्वयन मंद होता है और संस्थागत स्तर पर महत्वपूर्ण कारकों में से एक इसकी डैश है? व्यवहार्यता, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। स्वशोधन पद्धति का एक लाभ यह है कि डैश छात्र अपेक्षित मानकों के प्रति जागरूक हो जाते हैं और उस दिशा में कार्य करते हैं, दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रथम पीढ़ी प्रशिक्षार्थियों को सहयोग देने के लिए सर्वथा अनुकूलित कार्यनीति क्या हो सकती है? संपर्क कक्षाएं, चार ऑप्शन देखिए। मानववादी पाठ्यक्रम डैश पर बल देता है? भावात्मक परिणाम पर। निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी शब्द फैलाव की माप को इंगित करता है? सही आंसर है परिसार। पाठन और प्रतिफलन डैश पर लागू होते हैं, तीसरा ऑप्शन सही होगा चित्रों और पाठ्य भागों दोनों पर। पाठों में संगीत और ताल सम्मिलित होकर डैश को विकसित करते हैं, सही आंसर होगा तार्किक क्षमताओं पर। तो इस तरह से DSSB TGT हिंदी फीमेल 2018 का यह प्रश्न पत्र यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
हमारे अन्य वीडियो को भी आप अपनी परीक्षा के लिए ज़रूर देखें, जिसमें DSSB और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र शामिल हैं। नवोदय, उत्तराखंड LT, UGC नेट और हिंदी के बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाएं जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।